हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और लास्ट लेक्चर तक आपने अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर किया है, उसका नेम था रेट ऑफ चेंज। मतलब हम किसी भी क्वांटिटी के अंदर किसी सेकंड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट किस तरह से चेंजेस होंगे वो हम डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर रहे थे। वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है उसको मैं ग्राफिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। इधर देखो, मैं फर्स्ट जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसका नेम है इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखते रहना, इंक्रीजिंग फंक्शन। और सेकंड नंबर, अब डिक्रीजिंग नहीं लिख रहा है, एक मिनट देखते रहो इधर। सेकंड जो नेम है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है अभी समझा रहा हूँ, एक बार नेम देखते रहो। सेकेंड नेम मैंने क्या बताया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक और नेम है, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। क्या नेम बताया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब थर्ड नंबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन एंड फोर्थ नेम इज उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या होगा? स्ट्रिक्टली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर सेकंड नेम है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब पहले हम इसको समझते हैं ग्राफिकली कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ध्यान से देखो इधर, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, क्वाड्रेंट तो और भी बन सकते हैं, मैंने एक बार इतना ही शो किया। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते करते इस तरह से बन रहा हो, जैसे वो यूं चले, फिर बीच में कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज। ठीक है। अब यहां पर हमने वापस से ग्राफ ड्रॉ किया। किसी फंक्शन का ग्राफ, ध्यान से देखना, इस तरह से चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, बीच में कहीं पर कांस्टेंट नहीं हो रहा। ठीक है। डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना इधर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। डिक्रीजिंग में हमने क्या किया? फंक्शन डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, कहीं भी बीच में इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये एक्चुअल में इस तरह जा रहा है। ठीक है। कांस्टेंट होकर फिर नीचे। इसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या है? लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, बीच में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना कांस्टेंट हो रहा है। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है ना वो समझने वाला है। उससे पहले आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है, बाई चांस कोई भूल गया है तो अच्छे से सुन लेना। आपको ये पता है dy बाई डी एक्स जो होता है, dy बाई डी एक्स, ये एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पर, कर्व के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी पॉइंट पर उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप वर्ड याद है, जिसको हम m से शो करते थे, यानी कि tan थीटा से। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हमने नहीं पढ़ा हुआ कि dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, तो ये भी याद दिला देता हूँ। इधर देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन बेसिक जब समझते हैं तो कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा लगता है टिपिकल होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान से देखो इधर, सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए। ठीक है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट मान लो मैंने कहा x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2। ठीक है। अब इधर देखो, आपको अच्छे से पता है कि इस पॉइंट पर x1 y1 एक्चुअल में ग्राफ के अंदर x और y एक्सिस पे वो किसको शो करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता है ये जो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस है ये x1 है, और इसी तरह यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस पूरी यहां तक x2 है। ये तो पता ही होगा, ग्राफ सीखते हो अच्छे से तो पता होगा। अब ये डिस्टेंस कितनी बच गई? x2 माइनस x1। सही है। ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? x2 माइनस x1। इसी तरह अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो ये y1, मतलब इसी को कह दो, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, देखते रहो भी आराम से, ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया, और
अब ध्यान से देखना इधर, ये वाली डिस्टेंस आपके सामने लिखी हुई है x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में बेटा ये दिख रहा है, समझ आ रहा है सबको, ये y2 माइनस y1 समझ आ गया, ये पूरी हाइट y2 है, ये y1 है, तो माइनस करेंगे तो ये y2 माइनस y1। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा जिसको हम m बोलते हैं स्लोप, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है, लेकिन मैंने इसको m क्यों लिखा? स्लोप जानते हो क्या? स्लोप का मतलब क्या होता था? टेंजेंट ऑफ एंगल। कौन सा एंगल? बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब जैसे ये लाइन है, इसका एक्स एक्सिस एंगल थीटा, लेकिन ये एक्स एक्सिस है थोड़ा ना थीटा, ये तो एक्स एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल लाइंस के लिए एंगल सेम रहता है। मतलब देखो इधर, यस सारे लॉजिक अब आपके क्लियर होने चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर कोई एंगल बनाया जैसे 30 डिग्री। अब मैंने कहा यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, इस लाइन का इसके साथ एंगल क्या होगा? तो आप इसको आगे ड्रॉ कर दो, ये भी 30 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और पैरेलल ड्रॉ कर दो तो आगे भी 30 होगा। इसका मतलब पैरेलल लाइंस के लिए जो सेकंड लाइन है उसका एंगल कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर इसके साथ इस लाइन का थीटा एंगल है तो इस लाइन का एक्स एक्सिस एंगल भी थीटा होगा। यहाँ नहीं समझ आता ना तो आप इसको आगे ड्रॉ करके थीटा लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये सब है ना पहले वाले लॉजिक हैं, हो सकता है कि बाई चांस कोई भूल गया हो इसीलिए याद दिला रहा हूँ। तो अब यहाँ पर टेन थीटा आपके सामने आ गया। टेन थीटा का मतलब स्लोप हो गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक्चुअल में जब y2 y1 बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, मतलब सपोज करो ये पॉइंट बहुत नियरेस्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में y2 माइनस y1 को हम dy से और x2 माइनस x1 को हम dx से शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने टेन थीटा का यानी dy बाई dx को हमने क्या बोल दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक्चुअल में लाइन है यहाँ पर, क्योंकि कर्व के लिए टेंजेंट की बात करते हैं इसलिए मैंने टेंजेंट वर्ड यूज किया था, होगी वो लाइन ही। ठीक है, ये जिसको लॉजिक क्लियर है मैं इसको हटा रहा हूँ, ये नोट कर लिया? यस, अब समझो ये रफ वर्क भी हटा देते हैं। अब मैंने ये सारा टॉपिक क्यों बताया आपको? ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि स्लोप यानी टेन थीटा dy बाई dx होता है, फिर इसका फ़ायदा क्या है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मान लो मैं इस तरह के इंक्रीजिंग कर्व की बात करता हूँ। इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने कोई भी कर्व बनाया जो इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ जैसे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट समझते हो जो टच करके जाएगी? ठीक है, ज़्यादा ही टच करवा दिया, बस एक पॉइंट पे टच होता है। टच वैली के लिए पॉइंट हमेशा सिंगल पॉइंट होता है, ध्यान रखना। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये टेंजेंट है इस कर्व की। अब ये जो एंगल है आपके सामने थीटा, एक इस कंडीशन में, अभी मैंने पूरी बात खत्म नहीं की, एक मैं डिक्रीजिंग वाला बना रहा हूँ। दिखने में ये लाइन जैसा बन रहा है ना, हम थोड़ा कर्व शेप दे देते हैं इसको, कैसे भी हो सकता है, बस होगा वो डिक्रीजिंग। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक कर्व ऐसे बना दी। अब मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है, इधर ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर होता है। तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ से क्यों नहीं लिया? एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों एंगल्स में फ़र्क क्या है? ये एंगल हमेशा 90 से लेस होगा। देख लो, आप किसी भी पॉइंट पे बना लो, आप सोचते हो यहाँ बना ले तो यहाँ बना के देख लो, ये हमेशा क्या होगा? 90 से लेस होगा, और ये हमेशा 90 से ग्रेटर होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जब ये इंक्रीजिंग था तो टेंजेंट जो है वो 90 से लेस एंगल बनाती है। 90 से लेस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 से ग्रेटर एंगल है, दिखने से पता लग रहा है। 90 से ग्रेटर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से लेस वाले एंगल के लिए प्लस होती है, और अगर थीटा 90 से बड़ा होगा तो
टेन थीटा नेगेटिव होता है। बस इसी लॉजिक का हमने फ़ायदा उठा लिया। हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो भी होगा उसके लिए dy बाय डी एक्स हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल बनेगा वो 90 से लेस बनेगा। एंगल 90 से लेस होगा तो 10 की वैल्यू प्लस होएगी, 10 प्लस होगा तो dy बाय डी एक्स भी प्लस होगा, और dy बाय डी एक्स प्लस होगा तो मतलब हम कह सकते हैं वो 0 से ग्रेटर है। फिर इसके अंदर भी क्या है, dy बाय डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है, सुनते रहना भी आराम से। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट सभी। यस, देख रहे हो ना? हाँ, इधर देखो। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या कहा मैंने कि जो टेंजेंट है वो 90 से ग्रेटर एंगल बना रही, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, मतलब dy बाय डी एक्स इज लेस देन 0। डिक्रीजिंग के लिए ये भी डिक्रीजिंग है तो dy बाय डी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, लेकिन फिर फ़र्क क्या हुआ इसमें और इसमें? अभी मैंने कहा था मैंने पूरी बात ख़त्म नहीं की। अब सुनो, देखो यहाँ पर एक ऐसी भी जगह थी ये वाली जो कांस्टेंट थी, मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। सीधी सी बात ये कहें, आपको पता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लूँ जैसे यहाँ, और यहाँ टेंजेंट बना दूँ तो ये खुद ही टेंजेंट होगी इसकी, क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है। मतलब यहाँ जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स आएंगी ये बीच वाले पॉइंट्स पर, ये सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसके लिए थीटा 0 होता है। मतलब थीटा 0 लेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, मतलब dy बाय डी एक्स 0 आ जाएगा। वैसे ही आपको पता है, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप 0 होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में, ये जो पैरेलल वाली कंडीशन है ना एक्स एक्सिस के, इस कंडीशन में dy बाय डी एक्स 0 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखो, इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था, सही बात है, तो इसमें 0 के इक्वल नहीं आ सकता। इसमें था, इसमें नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। डिक्रीजिंग में बीच में कांस्टेंट है, मतलब यहाँ इक्वल्स टू 0 हो सकता है और इसके अंदर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अब मेरी बात समझ आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या समझाना चाह रहा था मैं। अच्छा, अभी ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ मिस्टेक्स शायद माइंड में रह जाएं, धीरे धीरे सारी दूर कर दूंगा। पहले मेरी बात सुनो। कुछ बच्चे ना यहाँ ये भी बोलते हैं, सर आप इसको इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हो, ये डिक्रीजिंग भी तो है। यहाँ से देखो, ये देखो नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो गया। आप इसको डिक्रीजिंग क्यों बोलते हो, यहाँ से देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना। सही बात है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात थी नहीं, मैंने ज़बरदस्ती डाल दी, उनको पता ही नहीं था। हाँ सर ये तो इंक्रीजिंग था, हमने सोचा ही नहीं कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है। सही है, जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जा रही हैं वो ऊपर से नीचे भी तो आएंगी, तो ये डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से जानते हो लेकिन भूल जाते हो ना। कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन पता नहीं होती। मतलब हमें पता तो है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें पता है। मतलब हमारे माइंड में एट प्रेजेंट होती नहीं है वो, कि यहाँ यूज़ होनी है। ये एक्चुअल में बात है ना, वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या यूज़ होना है। हमेशा हमें ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूँ, उसमें हम हमेशा एक्स एक्सिस के लिए लेफ़्ट टू राइट साइड चलते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि नंबर लाइन आपको याद होगी 0 1 2 3 4 इस तरह लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो सारे की सारी बातें ना इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस के लिए बनाई जाती हैं, लेफ़्ट टू राइट। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिक्स है। तो आपने हमेशा लेफ़्ट टू राइट ग्राफ देखना होता है। तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ग्राफ इंक्रीज होगा, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ग्राफ डिक्रीज होगा। समझ गए बच्चे से? लेकिन आपको पेपर में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। हम क्या करने वाले हैं, हम विदाउट ग्राफ इस टॉपिक को समझने वाले हैं कि इसमें आंसर कैसे निकालेंगे। इसीलिए ये साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन ले रहा हूँ। अब आपको पता है dy बाय डी एक्स को हम f डैश x भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो याद ही होगा। इसका मतलब f डैश x अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा ये गलती मत करना, इस सिंबल का नेम कई बच्चे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बोल देते हैं, वो नहीं होता। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है भाई, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसमें f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसके अंदर f डैश x इज लेस देन 0।
अब ये जो नेम थे ना ये एक्चुअल में इसीलिए बनाए गए थे। स्ट्रिक्टली का मतलब है जो स्ट्रिक्टली क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, मतलब लगातार इंक्रीज होता जाए, बीच में कहीं कांस्टेंट ना हो। मोनोटोनिक का मतलब, मोनोटोनिक एक्चुअल में होता है एक ही डायरेक्शन में चलना, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, बीच में कहीं कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यही बात यहाँ थी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब जो लगातार डिक्रीज होता जाए, एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज होता जाए, ठीक है, बीच में कहीं कांस्टेंट ना हो या इंक्रीज भी ना हो। ये तो डेफिनेशंस हैं इसकी, लेकिन अभी ऐसे समझ में नहीं आता ये टॉपिक जब तक हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से देखना भी इधर, क्या मान लो ग्राफ इस तरह से बन जाता, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन अगर कोई आ जाए जिसमें कभी कभी ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से ही बात। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन चलो 1 नंबर के लिए कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको। अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो तो बना ही पड़ा है सामने, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर स्ट्रिक्टली, मैं जो बात कर रहा हूँ एक बार उसको सुनो ध्यान से। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी हो गया वाली, इंक्रीज भी हो गया, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसका अलग से नेम स्ट्रिक्टली है क्योंकि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग तो है ना, है ना। इसका मतलब अब हम उल्टा चेक करते हैं, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं। इसका मतलब जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो पक्का इंक्रीजिंग होंगे, लेकिन जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन है वो जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अब ये क्या बोल दिया, कुछ बच्चों को ऐसे होता है सर क्या करवा रहे हो, बड़े रिलैक्स होकर सुनो, और मजे से किया करो काम को, है ना। ऐसे है कि करना है और करने से ही होना है। ठीक है, इधर देखो, यस ध्यान दो, इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इन दोनों का रिलेशन जानना चाह रहा था। मैंने आपसे ये पूछा एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसका उल्टा पूछ रहे हैं, और एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप सोच के देखो, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्या ये इंक्रीजिंग है? यस, इंक्रीजिंग भी तो है, देखो जो बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि बीच में कांस्टेंट हो जाए, इंक्रीज का मतलब वो इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है वापस, डिक्रीज कहीं नहीं होगा, तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है। अब इसको चेक करो, ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि लगातार नहीं बढ़ रहा, बीच में कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। आपके सामने ही है, ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन जितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे वो पक्का इंक्रीजिंग तो होंगे ही होंगे, बढ़ तो रहे हैं ना। इसी भी तरह इधर भी बात है, सारे के सारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पक्का डिक्रीजिंग होंगे, लेकिन सारे डिक्रीजिंग हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक तो ये डाउट कई बच्चों को आगे होने वाला था, मैंने पहले क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट है ना, कुछ बच्चों को एक और होता है, सर इक्वल्स टू यहां भी आ रहा है, इक्वल्स टू यहां भी आ रहा है, तो फिर इक्वल्स टू जब आता है तो हम उसको इंक्रीजिंग मानेंगे या डिक्रीजिंग मानेंगे? एक्चुअल में इक्वल्स टू जो सिंबल है वो कांस्टेंट फंक्शन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस को शो करता है। अब जो एक्स के पैरेलल है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये लाइन एक्स के पैरेलल है, अब आप इसको पॉजिटिव साइड मानोगे या नेगेटिव साइड? मतलब ये देखो, अगर लाइन यूं होती, मतलब इस तरफ झुकाव होता है, इसका स्लोप यूं बन रही होती और एक लाइन यूं है, तो इनका तो पता लगता है, देखो ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये न्यूट्रल लाइन है, तो न्यूट्रल लाइन को हम दोनों में डाल देते हैं, इंक्रीजिंग में भी इसलिए यहाँ इक्वल टू आया, डिक्रीजिंग में भी इसलिए यहाँ इक्वल टू आया। मेरी बात समझ आ गई? इसलिए दोनों में काउंट कर रहे हैं इसको। तो एक्चुअल में वैसे ही क्या है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग न्यूट्रल होता है कि दोनों को ही शो नहीं करता, अकेला ये हो तो। ठीक है, अभी और अच्छे से समझा देता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, तब समझ आएगा सारा।
ओके अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार के लिए जो ग्राफ हमने अभी इरेज कर दिए वो आपको याद दिला दूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन जो है उसके लिए हम बोल रहे थे एफ डैश एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यस बताते जाओ साथ साथ, वेरी गुड, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं। देखो यस फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। आगे क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r। मतलब ये हमें चेक करना है कि रियल नंबर के सेट के लिए इसका आंसर जो होगा वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में से क्या होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है एफ डैश लिखा हुआ है सभी पर, डैश का मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहला काम ही यही है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। चलो चेक करो, एफ एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका करेंगे तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर माइनस इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो माइनस 6x प्लस 4। इतना समझ आ गया अच्छे से। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन तो इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो मैंने कॉमन की बात ही क्यों की, मैं ये जानता हूँ कि मुझे कैसे भी करके ग्रेटर देन या लेस देन वाली बात में से ये ढूंढना है कि ये कहाँ प्लस होने वाला है, कहाँ माइनस होने वाला है। अब चेक कैसे करेंगे कि ये प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, थोड़ा सा तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल चलेंगे, उसमें डायरेक्ट पता लगेगा, कुछ में थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारा आप लोगों के पास, बस थोड़ा सा लगा लेना। इधर देखो मैं ऐसा करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x, मैं 4 को 3 + 1 लिख देता हूँ। क्यों, इससे क्या होगा, स्टार्टिंग वाले 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक्स्ट्रा प्लस 1 पड़ा रहा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, यहाँ लिख देता हूँ आगे, ये सबको पता लग गया। 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 होल स्क्वायर और आगे प्लस 1, ये हमारे पास एफ डैश एक्स का आंसर आ गया। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हमारे पास x क्या है, रियल नंबर आपको पता है। देखो अब सोचना क्या है कि आपने यहाँ पर रियल नंबर पुट करना है, रियल नंबर पुट करने से पूरा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा या लेस देन और इक्वल्स टू 0 आएगा, वो हमारे माइंड में आना चाहिए सारा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से जब मैं r की जगह, r का मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर में से जब मैं कुछ भी यहाँ पुट करूँगा तो स्क्वायर की वजह से सारा प्लस हो जाएगा, प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी प्लस हो जाएगा। अच्छा 0 भी हो सकता था, क्यों, अगर 1 पुट कर दे तो 0 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू या तो 0 बनेगी या फिर पॉजिटिव बनेगी, लेकिन अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो 100% वो 0 से ग्रेटर ही होगा। समझ नहीं आया, दोबारा देखो, सिर्फ x माइनस 1 यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 4x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है, क्यों, कुछ भी करें स्क्वायर तो प्लस ही होएगा, अगर 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 0 भी आ सकता है, मतलब ये 0 से ग्रेटर भी आ सकता है, 0 के इक्वल भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ इतना सा है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कर देते हैं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी या तो वो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। क्यों, 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के इक्वल तो आ ही सकता है, बाकी ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा। इतना सा लॉजिक तो समझ आ गया होगा। अब आप ये सोचो +1, हम ऐसी कोई वैल्यू जो 0 से ग्रेटर या इक्वल है, अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो वो 0 के इक्वल नहीं रहेगी, वो तो 1 हो गई ना, फिर 1 या 1 से बड़ी हो गई। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0
इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि +1 है। बात समझ आ गई अच्छे से? अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पता कर लिया ये आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, और 0 से ग्रेटर का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, देयरफॉर fx, f डैश मत लिख देना, f डैश तो डिफरेंशिएशन को शो करता है, फंक्शन यानी fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये फेयर वर्क है, रफ नहीं है, इसको करना है पेपर में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपके पास है fx इक्वल्स टू 11 माइनस 7x और x बिलोंग्स टू क्या है, r। सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x, डिफरेंशिएशन तो करना ही है, वो लाइन लिख देना बीच में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0 माइनस 7x का करेंगे तो -7। अब -7 को पता करना है कि ये 0 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो अब तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो सबको ही दिख रहा है कि सर ये तो -7 ही है। फिर रियल नंबर क्यों दे रखा है? देखो क्वेश्चन में सेट तो देंगे ही देंगे आपको, उस सेट के लिए ही हमें चेक करना पड़ता है। हमने इसमें क्या किया था, r की यानी रियल नंबर की वैल्यू पुट की थी, पुट करके सोचा था ना कि आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हमें पता लगा था। अब यहाँ तो x आ ही नहीं रहा, उल्टा फायदा हो गया। आप रियल नंबर जो मर्जी हो, 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है, √2 है, नेगेटिव है, कुछ मर्जी है, -7 तो चेंज ही नहीं हो सकता। मतलब जो f डैश x का आंसर है वो पक्का नेगेटिव ही रहेगा, मतलब लेस देन 0। इक्वल टू भी नहीं, -7 0 के इक्वल थोड़ा होता है, तो लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली वेरी गुड डिक्रीजिंग ऑन r। अगर ऑन r लिख दिया तो भी सही है, या फिर फॉर x बिलोंग्स टू r लिख दिया तो भी सही है। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आता है सर फिर r ना दिया होता, कुछ और दे देते, जैसे इंटीजर दे देते तो भी यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर के लिए भी नेगेटिव ही होगा वो, है ना, क्योंकि x तो है ही नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है, रियल नंबर पे चलता है। वो तो चलो जो भी दे रखा होगा आप उसी के लिए करके आओगे, ठीक है। मैंने आपको वो बता दिया कि आपको चेक क्या करना था। इसमें -7 आया मतलब वो लेस देन 0 है। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में fx की वैल्यू है e की पावर 2x। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन r। ऑन r का मतलब ही x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो लिख देना बीच में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x। फिर 2x का भी करेंगे, चेन रूल भूलना नहीं है, डिफरेंशिएशन वैसा ही रहेगा जैसे पहले सीखा हुआ है आपने। 2x का इनटू में 2 भी आएगा, वो आगे भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में कैसे पता करें कि प्लस है कि माइनस, बेटा इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ इधर, ये रफ वर्क है बेटा, ध्यान रखना। e जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.71828 होता है। इतना सारा याद मत करो, 2.7 अप्रॉक्सीमेट याद कर लो, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट भी चलता रहता है। फिलहाल हम e की इतने की बात करते हैं। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं आपसे पूछूं e की पावर 0 का आंसर क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, 1। e की पावर 0 तो 1 ही होगा, किसी की पावर 0 1 होता है। अगर e की पावर 1 होगा तो आंसर 2.7 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। e की पावर 2 होगा तो 2.7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ समथिंग आने वाला है, या 7.9 के आसपास, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। फिर e क्यूब होगा तो 2.7 का क्यूब। ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ e की पावर जो मर्जी आ रही है, आंसर हमेशा प्लस आ रहा है। अगर पॉइंट्स में लेंगे ना पावर, तो भी आंसर प्लस ही आएगा। अब मैं माइनस की बात करता हूँ, e की पावर -1 क्या होगा, 1/e। 1/e का मतलब 1/2.7, ठीक है। अब मैंने लिया e की पावर -2, e की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/e की पावर 2, सही है। तो 1/2.7 का स्क्वायर, देखो ये प्लस है, समझ आ रहा है ना, 1/2.7 तो प्लस ही होगा, माइनस तो है ही नहीं बीच में। डिवाइड करने से नंबर छोटा हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा, ये भी प्लस है। इसका मतलब हुआ क्या, पावर नेगेटिव है
तो भी आंसर प्लस है, 0 है तो भी प्लस है तो वैसे ही प्लस है। मतलब सारे आंसर चाहे ई की पावर नेगेटिव हो, चाहे 0 चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा प्लस ही आएगा। बात समझ आ गई अच्छे से? इसका मतलब कुछ नहीं समझाना आप लोगों को। इसके नीचे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। आप ये रफ वर्क नोट करना चाहते हो कर लो, पेपर में उतारने की जरूरत नहीं है इसको, ये मैं हटा रहा हूँ। देखो हम उसके आगे यहाँ लिख रहे हैं क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इक्वल क्यों नहीं लगाया? अभी हमने जो इरेज किया है उसमें इक्वल टू 0 कहीं आ रहा था? बिल्कुल नहीं। एक जगह 0 हो सकता है, चलो वो भी समझ ही लो। अभी जब e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है ना, अब ध्यान से समझना, इसका आंसर 0 होता है, बताता हूं क्यों। पहले मैं e की पावर इनफाइनाइट की बात कर दूं। e की पावर इनफाइनाइट हमेशा इनफाइनाइट होता है, लेकिन e की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा तो ये 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट बनेगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लिया, अब ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट का आंसर इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब e की पावर में माइनस इनफाइनाइट होगा तो 0 होगा, लेकिन इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दोनों ही रियल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते। कोई नंबर ही नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यूज है ये। इसका मतलब रियल नंबर में होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं इसके अंदर तो आप रख ही नहीं पाओगे x की जगह। क्या नहीं रख पाओगे, ना इनफाइनाइट ना माइनस इनफाइनाइट। जब रख नहीं पाओगे तो 0 भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसके आगे क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर के लिए हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो नीचे क्या लिख देंगे, देयरफॉर यस एफ एक्स लिखना है, एफ डैश नहीं लिखना। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, करो इसको नोट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज, फर्स्ट पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2, सेकेंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π। और इस बार आपका फ़ायदा कर दिया क्या, शो दैट, मतलब आपको प्रूव करके बताना है, सोचना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में चेक लिखा हुआ था, मतलब हमें सोचना पड़ता था कि वो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। अब तो पक्का ही हो गया क्या, कि जो एफ एक्स है यानी कि साइन एक्स, हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स उसका सिंपल हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स। आ रहा है समझ में? अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में इंटरवल है 0, π/2, मतलब आपको गिवन है इंटरवल किसका होगा, जो वेरिएबल यहाँ गिवन होगा वो, यानी x बिलोंग्स टू 0, π/2। सही है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो इसके नीचे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही बात है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि आप एफ डैश एक्स को चेक कर रहे हो, इसी को चेक करना होता है ना कि ये 0 से ग्रेटर हो गया लेस होगा। एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ही प्लस होते हैं वहाँ। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, कॉस 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पर, याद है? तो कॉस 90 होता तो ये 0 होता। अच्छा स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते थे, ओपन इंटरवल, याद तो है ना? ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, 0 भी इसमें कंसीडर नहीं हो रहा, 90 भी इसमें नहीं हो रहा, सिर्फ उसके बिटवीन वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर हम उसके बिटवीन कुछ भी रखेंगे तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता। हाँ अगर 90 पे बिग ब्रैकेट होता फिर ये 0 के इक्वल भी हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो कंसीडर होता। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, मतलब वो खुद नहीं आएगा। इसका मतलब cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब cos x किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एफ एक्स इज, एफ एक्स लिखना है यहाँ ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0, π/2 स्मॉल ब्रैकेट। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना था वो हो गया।
सेकंड पार्ट अब मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे बता भी रहे हैं। जो नहीं बता रहे अब वो अब सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, सर π/2 से पाई दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो हम यहाँ पर लाइन चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर π/2 को पाई लिख के सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos <0 यानी नेगेटिव होता है, मतलब f' <0 आ जाएगा, और <0 आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देना। लिख लोगे अपने आप सेकंड पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आराम से देखना। शो दैट y इक्वल्स टू, y को ही fx बोलते हैं, ठीक है, लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x इज ग्रेटर देन -1, ये गिवन है हमें। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। जैसे ही बच्चे ये डोमेन वाली बात देखते हैं ना, कई बच्चों को घबराहट होने लग जाती है, सर ऐसे क्वेश्चन गंदे लगते हैं, मतलब ऐसे माइंड में बिठा लेते हैं कि रेंज डोमेन लिखा हुआ आ जाए तो क्वेश्चन बोर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे बेकार हो जाएगा। बेटा डोमेन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज निकालना थोड़ा ना डोमेन आपको, वो तो दे ही रखा है, ये देखो ये लिखा हुआ x ग्रेटर देन -1 पहले से गिवन है, मतलब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर यूज करनी है। ये मीनिंग है इसका कि डोमेन ऑटोमेटिकली गिवन है, ठीक है, बस आपको तो ये चेक करना है, और चेक भी नहीं करना, शो दैट लिखा हुआ है, सारा काम तो खत्म कर दिया। आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करके आना है, बस उससे पता लग जाएगा। देखो y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है लिखने में, कई बार बच्चों की आदत हो जाती है वो f' लिखने वाली, तो आप लेट कर लेना पहले इसको, क्या fx, जरूरत नहीं है कोई, फिर यहां आप f' लिख देना। अब इसका बताओ, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, खत्म नहीं हुआ अभी तक, चेन रूल लगाना है। चेन रूल 1 प्लस एक्स पे लगेगा, 1 का 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है, फिर वो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, माइनस इस पर u अपॉन वी लगेगा, u अपॉन वी में नीचे आएगा v का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, पहले हम v को छोड़ देंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, कांस्टेंट पड़ा रहेगा x का 1, माइनस अब हम u को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा, वो मैंने लिखा ही नहीं इसके साथ। ये पूरा समझ तो आ गया क्या हुआ है बेटा। एक है ना छोटी सी बात और बता रहा हूँ, वैसे अब 12th लेवल पे हो तो इतनी सी बात पता होगी, लेकिन जो गलती करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कई बच्चे ना ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये अपनी मर्जी से ही यहाँ लगाने की बजाय यहाँ ऐसे लगा देते हैं और इसको आगे वैसे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल ही गलत है, दिखने से ही पता लग रहा होगा। अगर जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर रहे हो तो नंबर सारे के सारे निकल जाएंगे हाथ से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये माइनस का सिंबल यहाँ बीच में है तो बीच में ही लगाओ, इनके अपोजिट रखा करो, और इक्वल टू भी इसके अपोजिट रखा करो, ठीक है। अब देखो पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, और नीचे क्या पड़ा है 2 प्लस, ये क्या हुआ ऊपर कहाँ गया, बाकी वो 2x है, 2x कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं, इतना समझ आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। इतना आने के बाद ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x होल डिवाइड में 1 प्लस एक्स, और इधर क्या आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बेटा समझने वाली बात है यहाँ पर, पहले देखो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 4 से 4 और 4x से 4x, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास f' आ गया। अब देखो हमें ये चेक करना है कि ये प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, मतलब 0 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, या इक्वल हो सकता है कि नहीं, ताकि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर पाएँ। लेकिन आपका फ़ायदा हो रखा है, शो दैट लिखा हुआ है,
वो भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन चलो हम तो अपना ये सोच के चलें पेपर में लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, हम तो सारा सोचेंगे। ठीक है, देखो कैसे इसमें आने वाली हर टर्म को अलग अलग सोच लेते हैं कि कौन प्लस है कौन माइनस है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे ही बच्चे ये बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वहीं पे गलती हो जाती है। कुछ बच्चों को पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। क्यों? एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो भी तो आ सकता है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए जब आप बोलते हो ना एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसमें जीरो काउंट नहीं होता, आपको जीरो अलग से बताना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो इधर, यस इधर देखो, x ग्रेटर देन -1 है। ग्रेटर देन -1 में जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, पॉइंट्स में भी आएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें जीरो आ रहा है, तो जीरो इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ साइड में ना रीजन देने पड़ते हैं, ये फेयर वर्क है। हम पहले यहाँ लिख देते हैं x ग्रेटर देन -1, ये तो गिवन था। यहां से हम देखो क्या क्या लिख रहे हैं। पहले हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बारे में, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करके नहीं लिखा। कुछ बच्चे ना यही सोचते रहते हैं कि इसका स्क्वायर किया, इसका किया तो 0 कैसे आ गया। मैं लॉजिक क्या ढूंढ रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा, या तो प्लस होगा या 0 होगा। ठीक है, अब देखो इधर, चलो बीच में पहले एक लाइन लिख देते हैं और -1 इधर ला रहा हूं, क्या हो जाएगा 1 + x इज ग्रेटर देन 0। ये समझ आ गया, -1 को इधर ले गए, इससे 1 + x ग्रेटर देन 0 आ गया। एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस होगा या 0 हो सकता है। अब 2 + x की बात करते हैं, 2 + x का होल स्क्वायर। चलो बताओ, ये 0 से ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब मैंने 0 क्यों नहीं लगाया, मतलब इक्वल क्यों नहीं लगाया? आराम से सोचो, ये 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू, वेरी गुड, -2 होगी। लेकिन यहाँ -2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोमेन क्या दे रखी है, ग्रेटर देन -1। -1 से बड़े में -2 नहीं आता, -1 से ग्रेटर नंबर में बेटा -2 नहीं आता, वो छोटा होता है। इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? इस तरह सोचना है बेटा, मुश्किल थोड़ना है। वो आप जबरदस्ती ना सोचो तो मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, अब इसमें सारी बातें हमने सोच ली इसके बारे में। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ये नंबर या तो 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, मतलब पॉजिटिव है ये, या 0 है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस या 0। इसका मतलब इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो या तो प्लस आएगा या 0 आ सकता है, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी आए वो 0 ही आएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर f'(x), क्योंकि रीजन तो दे ही दिए सामने बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, पेपर में छोड़ना नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से समझ आ रहा है सारा। या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज स्ट्रिक्टली नहीं आएगा इस बार। स्ट्रिक्टली तब आता है जब इक्वल टू ना हो, अब इक्वल टू तो है, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1, या आप लिख दो फॉर इट्स डोमेन, तो भी सही है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, नोट करो इसको। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।